हेलो क्लास 10th। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र विषय गणित देखेंगे। इसका हम सेट डी सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन पेपर भी आपका 75 मार्क्स का आएगा और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे, ठीक है। और इसमें कुछ निर्देश हैं आपके कि बोला है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों में आवंटित उनके सम्मुख अंकित हैं और प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एंड प्रश्न 6 से 23 तक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प दिया गया है, ठीक है। मतलब सभी क्वेश्चंस आपके क्या किस में है और में है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सही विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन पेपर को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सॉल्व करेंगे। तो पहला है 26 मतलब 26 और 91 का HCF होगा, देखिएगा। तो इसी का इंग्लिश में दिया हुआ है, देखिए कि द HCF ऑफ 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का HCF हमें देखना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 13, 26, 7 एंड 1। तो इनमें से देखिएगा हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे ऐसे। देखिएगा HCF निकालने के लिए हम 26 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 टाइम और फिर 13 से ये 1 टाइम चले जाएगा। वैसे ही 91 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से ये 13 टाइम फैक्टराइज हो जाएगा और फिर 13 से ये 1 टाइम फैक्टराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से 26 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे 2 एंड 13 और वैसे ही 91 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे 7 एंड 13। तो फिर हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 26 मतलब 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। क्या है कॉमन दोनों में, 13। तो इसका HCF हमारा कितना आ जाएगा, 13। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर दिया है हमें रेखिक बहुपद AX + B का शून्यक होगा। रेखिक बहुपद, ठीक है। और इसका इंग्लिश देख लेते हैं, चलिए। तो क्या है, द जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल AX + B विल बी। तो क्या आ जाएगा इसका, A/B, B/A या -B/A या फिर AB। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे AX + B = 0। तब ये क्या हो जाएगा, B हमारा राइट हैंड साइड पे चले जाएगा। तो AX = -B, सो X = -B/A। तो ये हमें किस ऑप्शन पे दिया है, चलिए देखते हैं। ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर C पे। तो ऑप्शन नंबर C हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जब A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के 2 हल होंगे, का कोई हल नहीं होगा, के अनंत हल होंगे और का अद्वितीय हल होगा। वही क्वेश्चन हमें इंग्लिश में दिया हुआ है। व्हेन A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 has 2 solution, has no solution, has infinitely many solution, has unique solution। तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका मतलब हिंदी में क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, हिंदी में आ जाएगा जो आपका समीकरण है उसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। AP मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर आपकी समांतर सीरीज 2, 7, 12 इक्वल मतलब इसका शार्प अंतर होगा, मतलब कि D की वैल्यू आपको निकालनी है। तो D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप क्या कर देंगे, 7 - 2। तो इंग्लिश में भी वैसे क्या हो जाएगा, ये AP में आपको पूछा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 - 2 मतलब कि 5 आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो। क्या हो, जो एक P हो एक बिंदु और O उसका क्या हो, वृत्त का केंद्र हो, PA और PB उसकी स्पर्श रेखाएं हो और वो कितने अंश के कोण पे हो, 80 अंश के कोण पर हो। तो आपको कोण POA
बराबर है, मतलब कोण POA की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिए हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। चलो देखते हैं इसका इंग्लिश क्या बोल रहा है। इसका इंग्लिश में बोल रहा है कि इफ़ टेंजेंट APA PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री, then angle POA is, तो POA की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम हमारा बन जाएगा ऐसे, ये देखिए ये सेंटर हो गया O और ये हो गया P आपका पॉइंट, और ये हो गई आपकी एक टेंजेंट स्पर्श रेखा PA और PB, ये कितने डिग्री का एंगल, 80 डिग्री का एंगल। तो इसके सामने का कोण हो जाएगा 100, ठीक है, इसका एंगल हो जाएगा ये 100 डिग्री का। तो आपका ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो ऊपर 50 का और नीचे 50 का। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A 50 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास में 6 नंबर है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, भुजाएं किस में है, 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए साइड्स जो है रेशियो पे दी हुई हैं, तो उनके जो एरिया होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, उनके साइड जो होती हैं, तो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं का अनुपात उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, भुजाओं का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D 16:81, मतलब 16:81 आपका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसको दिया हुआ है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, तो क्या जाएगा 16:81। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो कौन से इक्विलेटरल ट्राइंगल त्रिभुज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब इक्विलेटरल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा समबाहु, क्या आ जाएगा इधर समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। इधर आ जाएगा आपका इक्विलेटरल, ठीक है। अब किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष कहलाती है, ठीक है, या फिर भुज कहलाती है, क्या कहलाती है, x अक्ष या भुज कहलाती है, ठीक है। वैसे इधर आ जाएगा x एक्सिस कहलाती है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस। 3 नंबर, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो, किसकी किसकी, मीनार और उसकी जो छाया बन रही है उसकी लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। तो यहाँ पे बोला है इफ़ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो आर द सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी। देखिए ये मान लो ये मीनार है और ये इधर से इसकी शैडो बन रही है, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितने डिग्री हो जाएगा इधर, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या क्या होती है, बहुलक, माध्यक और माध्य, 3 चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या बताना है कि इन पे रिलेशन क्या है। तो बहुलक = 3 माध्यक माइनस 2 मीन या 2 माध्य, क्या जाएगा 2 माध्य। वैसे इधर पे आपका आ जाएगा किसमें, द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र खालिस्तान है। फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r।
किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव खालिस्तान होती है, 0। कोई भी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही जोड़ी बनाइए। अब देखिए इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये किससे मैच हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से मैच हो जाएगा। सेकेंड, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। वैसे ही टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तर, तो द्विघात समीकरण का विविक्तर मतलब डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वैसे द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, तो ये किससे मैच हो जाएगा, वास्तविक नहीं है तो लेस देन 0। ठीक है, इसी का इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में भी आपका वही चीज़ें दी हुई है, बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन नॉट रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें दिया हुआ है, प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में। वैसे राइट द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस ऑफ ईच। पहला, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। n पदों के योगफल का सूत्र। राइट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल, ये देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, Sn इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसका सेकेंड देखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास में ये d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो मूल बिंदु में क्या रहते हैं, एक आपके 0 0 रहते हैं, इसलिए इसका फार्मूला हो जाता है √x² प्लस y स्क्वायर। तो ये मूल बिंदु से डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि रेखा को की परिभाषा लिखिए। क्या बताना है आपको, दृष्टि रेखा की परिभाषा। तो क्या होती है दृष्टि रेखा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मतलब जहाँ से आंख है और जिस चीज़ को देख रही है उनके बीच की जो दूरी रहती है उसको यदि एक लाइन से मिलाएं तो वो लाइन जो होती है वो क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। और इंग्लिश में पूछा है डिफाइन लाइन ऑफ साइट, तो अ लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन विथ आई इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं देखिए, ये इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, तो कितनी खींच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक। यदि यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो कितनी आ जाएगी 1। तो हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट कैन आ सर्कल हैव। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, तो राइट द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ एन आर्च ऑफ द सर्कल। तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, ये होता है लेंथ ऑफ आर्च का फॉर्मूला या फिर चाप की लंबाई का सूत्र। बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र, राइट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है πr²h, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस और h हाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सत्य असत्य
लिखिए। अब आपको बताना है सत्य और असत्य। तो पहला क्वेश्चन है √3 इज़ आ रैशनल नंबर। √3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या है ये? असत्य। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब है आपका सेकंड 2, 4, 6, 8 खालिस्तान समांतर श्रेणी है। 2, 4, 6, 8 आर 8 ब्लैंक आर अर्थमेटिक सीरीज। 2, 4, 6 है डज आर अर्थमेटिक सीरीज। तो देख लेते हैं कि यदि डिफरेंस सेम है तो ये अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो देखेंगे कि यहाँ पे डी की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ये अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। तो इसके आ जाएगा इसका आंसर ट्रू, आपका आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये है अपना समकोण त्रिभुज। तो ये सबसे बड़ी भुजा जो है ये कर्ण होता है, तो आपका आ जाएगा इसका आंसर ट्रू। बिंदु -4,6 एवं 4,-6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। तो क्या आ जाएगा जब इसको आप निकालेंगे -4 + 4 तो /2, तो ये 0/2, ये भी 0/2 हो जाएगा, मतलब 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका ट्रू। ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट -4 6 एंड 4 - 6 इज 0 0। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr होता है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र 2πrh होता है। ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, कोई भी घटना जो है वो ऋणात्मक कभी नहीं होती है, ये आ जाएगा आपका फॉल्स। किससे? 0 से 1 के बीच में किसी भी घटना की प्रायिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो बस 8, 9, 25 के फैक्टर्स या जो है आपका HCF है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है फाइंड द HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। ये रहा हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया है 8 को फैक्टराइज कर दिया है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, वैसे ही 9 को किया तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 25 को किया तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देख सक रहे हैं हम कि यहाँ पर सारी जगह पे जो है वो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा 1। चलिए इसके और में हमें दिया हुआ है HCF 306 एंड 657। 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। LCM 306 एंड 657 ज्ञात कीजिए। इनके 2 नंबर दिए हैं। गिवन दैट HCF 306 एंड 605 9, फाइंड LCM 306 एंड 605। 2 नंबर हैं 306 और 657। इनका HCF 9 है और इन्हीं नंबर का हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एक फॉर्मूला होता है ये कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM मल्टीप्लाई HCF की जगह हम पुट कर देंगे 9, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब कि ये 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो 306 मल्टीप्लाई 657। अब हमें यहाँ से LCM निकालना है, तो हम LCM को यहाँ रखेंगे और 9 कहाँ चले जाएगा? इसके अपॉन पे चले जाएगा, तो 306 9 से कट हो जाएगा 34 टाइम। तो यहाँ से आपकी LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22,338। यहाँ पे हमारे पास में इसके HCF की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है। चलिए क्या होता है, कोई भी प्राकृत संख्या, जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5n मतलब 2 × 5 के फॉर्म पे होते के रूप में होता है, अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 6n को यदि हम लिखते हैं तो ये 2 × 3n के फॉर्म पे आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 6n है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। और इसका इंग्लिश में आंसर है फॉर एनी नेचुरल नंबर
and if the number 6 to the power n end with the digit 0 then it is divisible by 5। यदि कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। इट हैज़ 5 ऐसा प्राइम फैक्टर। इट इज़ नॉट पॉसिबल बट 6 टू द पावर n, ये देखिए कि क्या है 6 टू द पावर n 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n पे समाप्त हो रहा है। दैट इज 6 टू द पावर n कंटेन प्राइम फैक्टर 2 and 3। तो यही रीज़न है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 into 3 आ रहे हैं, इसलिए ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। चलिए इसके और में हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका और का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। वही इंग्लिश में दिया है कि ये नंबर एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए आपकी ये दोनों ही टर्म में 13 कॉमन है और इस क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोनों ही टर्म पे 5 कॉमन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे जैसे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, इन दोनों टर्म में से 13 कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से 13 कॉमन निकल गया, क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 अंदर और यहाँ से 13 कॉमन पूरा की पूरा निकल गया तो सिर्फ क्या बचा 1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 13 और ये हो जाएगा 77 प्लस 1 मतलब कि 78। 13 मल्टीप्लाई 78 तो ये 78 सीधी सी बात है कि क्या है, एक डिविजिबल नंबर है। तो ये पूरा नंबर जो है ये एक डिविजिबल नंबर होगा। वैसे ही हम सेकंड नंबर के लिए या भाज्य नंबर होगा, क्या होगा ये, यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे ये एक भाज्य संख्या होगी। वैसे यहाँ में से हम क्या करेंगे, ये इसका 5 कॉमन निकल जाएगा इतनी टर्म में से और यहाँ से भी 5 कॉमन निकल जाएगा। तो इतनी टर्म में से 5 निकल गया तो 7 6 4 3 2 1 बच गया और प्लस 1 बच गया। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, जो कि 5 मल्टीप्लाई 1009 है विच इज़ अ डिविजिबल नंबर, जो एक भाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10। इसके हमको क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं लास्ट टर्म को देखते हैं और हम इसकी मिडिल टर्म को देखते हैं। लास्ट टर्म में 10 है तो हम ऐसे 2 नंबर चूज़ करते हैं जिनका प्रोडक्ट 10 हो जाए और उन्हीं नंबर का प्लस या माइनस क्या हो जाए, बीच वाली टर्म मिल जाए। तो वो नंबर है 5 and 2। तो 5 2 10 होता है एंड 5 + 2 7 होता है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया अपना यहाँ पर सॉल्यूशन x² प्लस 7x प्लस 10। तो हमने 2 नंबर कौन से चूज़ किया है, 5 and 2। तो हम क्या कर देंगे, मिडिल टर्म पे हम 5 and 2 को पुट कर देंगे। तो x² प्लस 5 + 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। हम स्टार्टिंग के 2 टर्म और लास्ट की 2 टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग की 2 टर्म से कॉमन क्या मिल जाएगा अपने को, x और क्या बच जाएगा अंदर x प्लस 5। वैसे ही सेकेंड से क्या निकल जाएगा कॉमन, 2 अंदर बच जाएगा x प्लस 5। तो जो हमारे दोनों ही में क्या है कॉमन है x प्लस 5 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हमने सेकेंड ब्रैकेट पे राइट कर लिया। तो इस तरीके से हमको मिल गया x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू -5 एंड x की वैल्यू -2। तो ये हमें क्या मिल गया, 2 जीरोस मिल गए। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया गया है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ग्राफ को देख के आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें इंग्लिश में बोला है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो ग्राफ में जो है वो जितनी जगह पे कट करता है एक्स एक्सिस को, 1 2 3, ठीक है, 3 जगह पे कट कर रहा है। कहाँ पे, एक्स एक्सिस के काउंट करना है। तो इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, आपके 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि y इज इक्वल टू px ग्राफ में
जो कर्व है यानी कि जो ग्राफ है वो 3 बिंदुओं में कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। और इंग्लिश में लिखेंगे इन दिस ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज विल बी 3 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस। तो वैसे ही आप लिखेंगे इस ग्राफ में जीरोज की संख्या 3 होगी क्योंकि ग्राफ 3 बिंदुओं पर काट रहा है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पे काट रहा है। इस तरीके से इसका आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 व 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर -3 एंड 2। आपको क्या होते हैं शून्यक, हम मानते हैं 2 अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमको क्या निकालना है, एक बहुपद ज्ञात करना है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ये, यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोज या फिर शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 और वैसे ही गुणा शून्यकों का गुणा। तो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला होता है px = x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। तो हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे, शून्यकों की योग की वैल्यू -3 है और गुणे की वैल्यू 2 है। तो अब आ जाएगा आपका x², ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x + 2। तो यह जो मिला हमें हमारा बहुलक मिल गया। ठीक है, तो अब इसका और का क्वेश्चन देखते हैं। और में क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक ज्ञात करना है। तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इक्वेशन के इक्वल पे 0 मान लेंगे। ठीक है, ये जो दिया है इसके इक्वल पे 0 मान लिया। फिर क्या करेंगे, 4u² + 8u = 0। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा u + 2 = 0। अब हमारा u + 2 = 0 और 4u = 0। तो यहाँ से u = -2 और यहाँ से u = 0 आपकी वैल्यू। तो ये 2 ज़ीरोज़ आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है हमारा 5 पेंसिलें और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ क्या करना है, इसके लिए इक्वेशन लिखनी है। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Represent this situation algebraically. इसको अलजेब्रा के फॉर्म पे लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, लेट द कॉस्ट मान सकते हैं या नंबर ऑफ पेन और पेंसिल को हम सबसे पहले मान लेंगे। माना कि, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना या लेट नंबर, कॉस्ट ना, कॉस्ट यानी कि कीमत किसकी, पेंसिल की कीमत। माना कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x रुपीज़ और द 1 पेन इज़ y रुपीज़। माना कि पेंसिल की कीमत x रुपये है और पेन की कीमत y रुपये है। अब हमको कितनी पेंसिल बोला है, हमको 5 पेंसिल बोला है। तो 5 पेंसिल की कीमत मतलब 5x और 7 पेन की कीमत मतलब कि 7y। 5x + 7y = 50, वैसे 7x + 5y = 46। तो ये अपनी 2 बीजगणित समीकरण या अलजेब्रिक इक्वेशन अपनी बन जाएगी। इसको इतना ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इसी के और में है, रैखिक समीकरण 2x + y - 6 = 0 एवं 4x - 2y - 4 = 0 का हल संगत है या असंगत। संगत असंगत पता करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0 आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने पड़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ से हमने इक्वेशन को कंपेयर किया
तो यहाँ से इक्वेशन पे आ जाएगी A1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -6, वैसे A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -4। अब हम क्या कर देंगे, इनको अपॉन पे लिख देंगे। A1 अपॉन A2 मतलब 2 अपॉन 4 मतलब कि 1 अपॉन 2, वैसे ही B1 अपॉन B2 मतलब कि 1 अपॉन -2, और वैसे ही आप क्या कर लेंगे, C1 अपॉन C2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू -6 अपॉन 4, तो -6 अपॉन -4 यदि आप रखेंगे तो यह आ जाएगा 3/2। ठीक है, -6 अपॉन -4 3/2। तो आप देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन आती है तो क्या आ जाता है, इक्वेशन का जो है या सिस्टम का जो है वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्या सॉल्यूशन हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है या अद्वितीय हल हो जाता है। क्या हो जाता है, अद्वितीय हल हो जाता है। तो ऐसे केस में, तो इस स्थिति पे इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इन दिस केस द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। तो इसका हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, इट हैज़ ये रखता है कौन सा, अद्वितीय हल, इसलिए लाइन क्या होंगी, संगत होंगी। क्या होंगी, लाइन संगत होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। 2 बराबर मूल हों ऐसे ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0 शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू d में रखना पड़ेगा, वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये रही हमारे पास में वैल्यू। तो d इजिकल टू b² माइनस 4ac। तो d की जगह पे आ जाएगा 0, क्योंकि क्या है, 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है, 2 बराबर मूल होते हैं। तो k² d की वैल्यू पुट कर दिया, -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो क्या आ गया, 0 इजिकल टू k² माइनस 24। इसमें क्या हो जाएगा आपका 24 उस साइड पे चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, k² इक्वल टू पॉजिटिव 24। यहाँ से हम रूट हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, पावर हटा के अंडर रूट लगा देंगे। 24 को फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2 × 2 × 2 × 3, मतलब यहाँ से जो 2 है वो पेयर बन के बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, √6। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√6 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है, जांच कीजिए कि x + 1 होल स्क्वायर इजिकल टू 2 ब्रैकेट x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो ऐसा समीकरण जिसकी डिग्री 2 आ जाती है वो द्विघात समीकरण होता है। तो इंग्लिश में पूछा है, चेक वेदर द इक्वेशन x + 1 स्क्वायर इक्वल 2x - 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे a + b होल स्क्वायर की। a + b होल स्क्वायर इजिकल टू 2 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ जाएगा a² + b² + 2ab। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी 1 है, तो x² + 1 + 2x, ये अपना इसका सॉल्व हो गया। और इधर क्या जाएगा, ये 2x - 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पूरा इक्वेशन एक तरफ लेकर जाएंगे, तो ये 2x उधर नेगेटिव में चले जाएगा और 6 उधर पॉजिटिव पे चले जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है कैंसिल हो जाएंगे और x² + 1 + 6 इजिकल टू 0, सो आ जाएगा x² + 7 इजिकल टू 0। देखिए इसकी डिग्री 2 आ गई, इट मीन्स ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यस। अब हमें क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, AP 7, 10, 13 का 8वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सी टर्म ज्ञात करनी है इसकी, फाइंड द 8th टर्म ऑफ AP 7, 10, 13। ठीक है, AP की आपको 8th टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू है 7 और कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा, 10 - 7 मतलब कि 3। तो a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 10 - 7 और मतलब कि 3 और n की वैल्यू कितनी है, 8वां पद मतलब कि 8। फार्मूला लगा देंगे, an इजिकल टू a + n - 1 × d।
तो ए एन की वैल्यू हमारे पास में हमको निकालनी है, मतलब कि ए एट की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7 है, 7 पुट कर देंगे, और एन की वैल्यू 8 है, तो 8 - 1 मतलब कि 7 डी हो जाएगी। 7 का 7 आ जाएगा, और डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 3। तो ये इस तरीके से क्या आ जाएगा, 7 + 7 × 3, तो 7 + 21, 7 + 21 मतलब कि 28 हमारा क्या आ जाएगी, 8th टर्म आ जाएगी, 8वां पद क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलिए इसके और में हमसे पूछा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, मतलब कौन सा पद, मतलब कि आपको क्या निकालना है, n निकालना है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो इस सीरीज़ में कौन से नंबर पे 78 आएगा ये निकालना है। तो 78 क्या है, हमारा nवां पद दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दी हुई है, तो हमको निकालना है किसकी वैल्यू, n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 3, ए एन 78, और d की वैल्यू 8 - 3 मतलब कि 5 हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ए एन का हम फॉर्मूला लगा देंगे, AN = A + n - 1 × D। ठीक है, ए एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे 78, ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3, एन हमें नहीं पता, n - 1 जैसी की वैसे रहेगा, और डी की वैल्यू हमने क्या पुट करा, 5। अब सबसे पहले हम 3 को उधर लेकर जाएंगे, तो यह आ जाएगा 78 - 3। ठीक है, तो फिर 5 को उधर लेकर जाएंगे, तो ये 78 - 3 कितना हो गया, 75। अब इधर से 5 उधर चले जाएगा तो अपॉन पे 75/5, तो कितने टाइम कट होगा, 15 टाइम कट होगा। तो n = 15 + 1 मतलब कि 16th टर्म आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो 16वां पद जो है वो कितना होगा, 78 आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है ट्राइंगल ABC, मतलब कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें क्या है, C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB² = AC² है। ठीक है, ABC is an isosceles triangle, right angle at C, then prove that AB² = 2AC²। ये हमें प्रूफ करना है। तो सीधी सी बात है कि यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दो साइड बराबर होगी। कौन सी, इसका परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, और इसका आधार मतलब कि बेस, ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। और C पे क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें, क्योंकि ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। समकोण बन रहा है मतलब राइट ट्राइंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको देख लेते हैं। चलिए, गिवन ABC is an isosceles triangle in which angle C is right angle। तो ये हमको कहाँ से लिखना होता है, क्वेश्चन से। तो यहाँ से आप लिखेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्या करना है हमें, ये तो गिवन था। अब टू प्रूव क्या है, सिद्ध क्या करना है हमें, AB² = 2AC²। अब इसकी क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, मतलब कि सॉल्व करेंगे। तो बस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और एंगल C क्या है, एक राइट एंगल है, मतलब कि समकोण है। तो अब हमारे पास में देखिए ये डायग्राम बना है त्रिभुज ABC का। उसने बताया था कि C क्या है, C एक समकोण है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैंने बताया आपसे कि जो अपना बेस और आधार, बेस मतलब आधार और परपेंडिकुलर मतलब लंब दोनों बराबर होंगे, मतलब AC की वैल्यू BC के बराबर होगी। ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, AC = BC हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन AC = BC दिया है। इसलिए हम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो हमारे डायग्राम में क्या था, हमारे डायग्राम पे यही चीज़ें तो दी हुई थी कि ये जो है ACB था। तो ये हाइपोटेन्यूस मतलब कि AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर AC का स्क्वायर, और बेस BC का स्क्वायर। अब हमने अभी ऊपर देखा कि AC इक्वल है BC के, ये इसके इक्वल था। तो हम क्या कर देंगे, दोनों के ही प्लेस पर AC पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे
AC को BC को AC पुट कर देंगे तो A 1AC स्क्वायर 1AC स्क्वायर कितना हो गया 2AC स्क्वायर, हैंस प्रूव, यही सिद्ध करना था। तो ऐसे आप इसे प्रूव कर लेंगे। चलिए इसके और में हमें क्या दिया है, दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। समरूप त्रिभुज की आवश्यक शर्तें लिखना है। राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सिमिलर ऑफ टू ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की नेसेसरी कंडीशंस लिखनी है। तो इसकी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं दो। नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स, क्या, समरूप त्रिभुज की आवश्यक शर्तें ये हैं, दो आवश्यक शर्तें। पहली, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब इनकी संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर होते। क्या आ जाएगा इसका हिंदी में, इसकी संगत कोण बराबर होते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी संगत भुजाएं किस में होती है, समानुपात में होती हैं। मतलब यदि दो ट्राइंगल को अपन कंपेयर करें, जैसे कि एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। तो इनके संगत कोण बराबर रहेंगे। मतलब कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल या संगत कोण बराबर। और संगत भुजाएं मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें, प्रोपोर्शनल में या फिर संगत भुजाएं समानुपात में। तो ये हैं आपके समरूप त्रिभुज के क्या शर्तें। क्वेश्चन नंबर 14, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 एंड 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो आपको M1 M2 की वैल्यू XY की वैल्यू निकालनी है। ये M1 M2 आपको दिया है, X1 Y1 दिया है और X2 Y2 दिया है, XY की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं XY की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ से हम सारी चीज़ें रख लेंगे, X1 Y1 X2 Y2 M1 M2, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि क्या होता है इसका, x इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। वैसे ही y के लिए फॉर्मूला आ जाता है y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू 3, X2 की वैल्यू 8 प्लस M2 की वैल्यू 1, X1 की वैल्यू 4 अपॉन M1 प्लस M2। तो 3 8 जा 24 और 4 1 जा 4 अपॉन 4। तो कितना आ जाए 24 अपॉन 4, मतलब कि 28 अपॉन 4। तो यह आ जाएगा x की वैल्यू 7। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट मिल गया, अब हम y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला हमने लगा दिया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, y1 की -3 और M2 की वैल्यू 1, फिर y2 की वैल्यू 5 और M1 की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस 15 अपॉन 4, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 12 अपॉन 4, तो यह आ जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 7,3। x की वैल्यू 7 मिली, y की वैल्यू 3 मिली, तो x y की वैल्यू हमारी कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,3। यहाँ पर वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए इसके और में क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, -3 एंड Q10Y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितनी है 10 मात्रक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2 -3 एंड Q10Y इज 10 यूनिट। डिस्टेंस दी हुई है, दूरी दी हुई है, तो जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हम लगा लेंगे और डिस्टेंस फार्मूले के में दूरी की जगह हम क्या रख देंगे 10 की वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे।
चलिए देखते हैं, हमारे पास में जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट हमारा है P, कितना दिया हुआ है 2, -3 और Q दिया हुआ है 10 y, जिसमें हमको y की वैल्यू निकालनी और डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10। तो यहाँ से हम x1 इसको मान लें और y1 इसको मान लें। x1 2, y1 -3, x2 10 और y2 की वैल्यू y। अब हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है, डिस्टेंस इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह पे हम पुट कर देंगे 10, क्योंकि हमें डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10। अब हमारे पास में x2 की वैल्यू है 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, y +3 का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और y² + 9 + 6y आ गया। 64 और 9 दोनों प्लस हो जाएंगे, 64 और 9 प्लस होके बन जाएंगे 73, y² + 6y। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को हटा देंगे, तो इस रूट को हटाने पर हम क्या कर देंगे, इधर स्क्वायर लगा देंगे। चलिए देखिए, तो हमने जब स्क्वायर लगाया तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ का। अब ये 73 जो है पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 100 - 73 = y² + 6y। अब हमारे पास में यहाँ से हम क्या बना लेंगे, y² + 6y, ये माइनस हुआ तो कितना है 27, ये इधर आ जाएगा -27 हो जाएगा, तो y² + 6y - 27 = 0। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 9 × 3 27, 9 - 3 6, तो 9 और 3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा y² + 9 - 3y - 27, तो ये हो जाएगा 9y - 3y। ठीक है, -27 = 0। तो फर्स्ट की 2 टर्म से कॉमन निकल जाएगा y और लास्ट की 2 टर्म से कॉमन निकल जाएगा -3, तो y + 9 हमारा एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा y - 3, y + 9 और y - 3। अब हम इनके इक्वल में 0 ले लेंगे, तो y + 9 = 0, तो y -3 और y - 3 = 0, तो y = 3। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे y की 2 वैल्यू मिल जाएगी, पहली -9 और दूसरी +3। चलिए देखते हैं, इसके 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यदि sin a का मान कितना है 3/4 है, तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट cos a एंड tan a। चलिए देखते हैं, sin a = हमें दिया है 3/4 और हमको पता है कि sin का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि लंब बटे कर्ण। तो हमको पता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, तो हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। यहाँ पे के लगा कर भी किया है, आप बिना के भी कर सकते हैं, है ना। तो 16 - 9 = बेस स्क्वायर, तो 16 - 9 7 हो जाएगा आपका, 7 और इक्वल टू b²। तो आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो यह जाएगी √7 आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा बेस कितना आ गया 7 आ गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना था, कॉस की वैल्यू, और आपको पता है कि कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनस। बेस कितना मिला √7, हाइपोथेनस कितना है 4, तो √7/4 आपका यहाँ पे कॉस की वैल्यू आ जाएगी। एंड tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमने निकाला √7, तो ये आ जाएगा tan की वैल्यू 3/√7। यहाँ पे आप के को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके और में दिया है, निम्नलिखित का मान निकालिए, sin 30 × cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें सारे रेशियो की वैल्यू या सारे एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए देखते हैं, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1, पुट कर दिया। cos 60 की वैल्यू 1, पुट कर दिया। sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड cos 30 की वैल्यू √3/2। तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4, √3 × √3 की वैल्यू होती है 3 और 2 × 2 की वैल्यू होती है 4।
अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, तो 4/4 मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो ये आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता और रेशमा कौन सा मैच खेलते हैं, एक टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो इंग्लिश में बोल रहा है, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इफ is known that the probability of संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। संगीता के जीतने की कितनी है, 0.62 है। तो हमको किसकी निकालना है, रेशमा की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि किसके, संगीता की पता है, रेशमा की निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मतलब संगीता के जीतने की प्रायिकता पीई मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, संगीता के जीतने की प्रायिकता पीई को मान लेंगे 0.62। और हमें क्या फाइंड करना है, पीई नॉट फाइंड करना है, मतलब कि रेशमा के जीतने की। संगीता हार जाएगी तो क्या हो जाएगी, रेशमा अपने आप जीत जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है पीई + पीई नॉट = 1। तो 0.62 हम वैल्यू पुट कर दिया और पीई नॉट हमें फाइंड करना है। तो ये पॉजिटिव वाला उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पीई नॉट = 1 - 0.62, जिसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 0.38 जो है वो रेशमा के जीतने की प्रायिकता है और संगीता के हारने की प्रायिकता, मतलब जो संगीता के हारने की प्रायिकता होगी वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए इसके और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को कितने बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A die is thrown once, find the probability of getting an odd number। तो हमको पता है कि एक पासे में टोटल नंबर होते हैं 6। अब पासे में टोटल नंबर 6 होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5 6 होगी, मतलब टोटल 6 होगी। फेवरेबल इवेंट्स कितनी होगी, विषम संख्याएं, ये होती विषम संख्याएं यहाँ पे 3। तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो जाएगी, 3। तो कितनी आ जाएगी इसकी प्रायिकता, 3/6 मतलब कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा देंगे और लिख लेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, गेटिंग प्रोबेबिलिटी पीई, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब टोटल आउटकम तो 6 हो जाएंगे, टोटल घटनाएं 6 हो जाएंगी और जो आपकी यादृच्छिक घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, 3/6 3/6 मतलब कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्याएं 3 होती है 1 3 5, इसलिए इसकी यादृच्छिक घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन इसके 17 पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद रच्छेदा निकाली जाती है, यदि इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। ठीक है, टोटल गेंद कितनी हो जाती है, एक थैले पे वो हो जाती है 3 लाल और 5 ब्लैक। ठीक है, ए बैग कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन 8 रेड नॉट रेड। तो टोटल तो बॉल हो गई 8। ठीक है, तो 8 बॉल हो गई रेड, टोटल इवेंट्स तो कुल घटनाएं 8, यादृच्छिक कितनी हो जाएंगी, अब 5 वहाँ पे 3 ही रेड है, तो रेड आने की क्या हो जाएगी 3/8 और रेड ना आने की क्या हो जाएगी 1 - 3/8 मतलब 5/8 रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए ये देखते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कुल घटनाएं क्या हो जाएंगी 8, कैसे 3 रेड की और 5 ब्लैक की, मतलब 3 + 5 8। फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि रेड आने की, तो रेड बॉल जितनी होंगी उतने ही आ सकती हैं 3, तो क्या जाएंगे ये आपकी यादृच्छिक घटनाएं 3 हो जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 3/8 किसकी, रेड की, और नॉट रेड की, रेड ना आने की क्या हो जाएंगी, तो 5 बॉल जो है वो ब्लैक हैं, तो 5/8 इसकी रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसको 2 तरीके से कर सकते हो, पहला तो 1 - 3/8 करके भी कर सकते हो और दूसरा सीधे 5/8 करके भी आप कर सकते हो। चलिए इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके और के क्वेश्चन को। इसके और में क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने की? चित्त ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। हेड और टेल दोनों ही निकालने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप जब एक सिक्के को उछालते हो तो दो इवेंट आती है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, कुल घटनाएं कितनी होती हैं? दो। वो है हेड और टेल, मतलब कि चित और पट। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? दो, चित और पट। यदि हेड की निकालोगे तो हेड के लिए भी संभावित घटनाएं कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। वैसे ही चित के लिए भी क्या आ जाएगी? संभावित घटना 1 हो जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 हो जाएगी। किसकी? टेल की। चाहे हेड की निकालिए या टेल की निकालिए, दोनों की ही वैल्यू कितनी आएगी? 1 आपके पास में मिल जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर 18, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश का हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। देखिए, मान लो ये भवन है। चलिए, ये है आपका भवन जो कितने मीटर लंबा है? 30 मीटर लंबा। और एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, अब ये इसकी आँखों से देखेगा। ठीक है, तो जब ये अपनी आँखों से देखता है भवन को तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। अब जैसे जैसे ये इसकी तरफ बढ़ता है भवन की तरफ, तो थोड़ी दूर चलने पर उसका एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो देखिए, ये 1.5 इधर नीचे रह जाएगा और ऊपर बच जाएगा 28.5 ये, क्योंकि जब वो बच्चा देखेगा या लड़का देखेगा तो अपनी आँखों से देखेगा, मतलब 1.5 मीटर की हाइट पे से वो देखेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, तो ये आ जाएगी अपनी x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इस ट्राइंगल पे तो हम मानेंगे कि माना कि AB जो है वो क्या है? भवन है, और CD जो है वो लड़के की ऊंचाई है। तो लेट AB इज़ अ बिल्डिंग एंड BD इज़ अ बॉय हाइट। एंगल, एलिवेशन एंगल क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ऐसे आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लगा देंगे 10 30 की वैल्यू। तो जब हम लगाएंगे 10 30 तो हमको पता है 10 का जो होता है P/B होता है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू जैसे कि हमने निकाला, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको कितनी मिली? 28.5। ये 1.5 नीचे रह गया। ठीक है, तो 28.5 और बेस हमने माना है x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 28.5 × √3। अब दूसरा ट्राइंगल हम जब लेंगे तो उसमें हम लगाएंगे 10 60। तो 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहाँ पे भी परपेंडिकुलर आपका सेम रहेगा, बेस क्या हो जाएगा? y। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी जाएगी? 28.5/√3। तो अब हमको डिस्टेंस निकालनी है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया। ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी, ये वाली दूरी आपको निकालनी, जो क्या आएगी? ये पूरे के में से इतना माइनस कर दोगे तो x माइनस वाई। तो हमको x की और y की दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, तो हम क्या कर देंगे? x की और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू थी 28.5/√3 और y की वैल्यू थी 28.5/√3। तो √3 हमारा LCM आ जाएगा, तो ये √3 LCM पे आ गया। यहाँ पे √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 28.5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 57/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 का, तो क्या आ जाएगा? 57√3/3। 3 से हम 57 को कट कर देंगे तो ये 19 टाइम कट हो जाएगा, और कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू? 19.√3 मीटर। मतलब उसने कितनी दूरी तय किया है? 19.19√3 वैल्यू उसने कवर किया है। ठीक है, चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं।
इसके और में क्वेश्चन दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको किसकी याद करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड एंड angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो सबसे पहले इनके लिए क्या करना पड़ता है? हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, देखिए मान लो ये हमारा ट्री है, ठीक है। ये ट्री पहले इतना लंबा था, इधर ऊपर तक ये था, इसकी हाइट थी। तो ये बीच से टूट गया है और ये जो टूटा हुआ भाग था, ठीक है, मान लो ये ट्री इतना लंबा था, जैसे मैं पेन इसको दिखा रही हूँ इतना। अब ये बीच से टूट गया तो ये टूटा हुआ भाग ये आके ज़मीन पे से मिल गया है, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। और ये पेड़ का जो नीचे वाला पार्ट है उससे ग्राउंड में जहाँ पे टच कर रहा है उसकी दूरी है 8 मीटर। तो हमको फाइंड करना है पेड़ की हाइट। तो हम क्या मान लेंगे? लेट या माना कि पेड़ ए बी की हाइट h है और उसकी बिंदु से दूरी कितनी है? 8 मीटर की है और एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का एंगल है, मतलब कोण जो बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। वैसे लेट ए बी द स्टैंडिंग पार्ट ऑफ द ट्री एंड ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। ठीक है, अब क्या करना है? टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ट्री का टच कर रहा है ग्राउंड को और एंगल बना रहा है कितने दूरी पे टच कर रहा है? 8 मीटर की दूरी पे। और एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सेक 30। ठीक है, तो सेक 30 लगा दोगे तो सेक 30 क्या होता है? सेक की वैल्यू होती है h/b। तो हाइट हमें निकालनी है, बेस हमें दिया हुआ है, b कितना दिया है? 8 दिया हुआ है और सेक की वैल्यू होती है 2/√3 इजिकल टू h/8। तो इससे हम क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी? 16√3। ठीक है, ये हमको मिल गया। इसका टूटा हुआ भाग जो मतलब जो स्टैंडिंग भाग है, जो खड़ा भाग है वो मिल गया। अब हम दूसरा भाग जो ज़मीन को छू रहा है, मतलब कितना पार्ट जो ज़मीन को छू रहा है, मतलब ये वाला अब निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अब हम लगा देंगे किसका? tan 30 का फॉर्मूला p/b का। तो p/b का लगा देंगे तो 1/√3 इजिकल टू 1p/8। p इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा आपका, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे 8√3 आ जाएगा। रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 8√3/3 हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये p की वैल्यू हमें मिल गई 8√3/3। अब हम दोनों ही चीज़ों को क्या कर देंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 16√3/3 प्लस 8√3/3, तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से ये 8 टाइम कट हो जाएगा और हमें मिल जाएगी वैल्यू 8√3 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें थ्योरम दी हुई है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जो सर्कल होता है उसके बाहर यदि कोई पॉइंट होता है और उससे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं या स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करते हैं वो बराबर होती हैं, ये हमको सिद्ध। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट P है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं, पहली PQ और दूसरी PR हम ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया है, रचना की है OP की। तो सबसे पहले हमको लिखना है, हिंदी में लिखना है, हमको दिया गया है O सर्कल का केंद्र है, P सर्कल के बाहर कोई बिंदु है जो दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींच रहा है। OP को मिलाया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि PQ बराबर है PR के। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो इसकी उत्पत्ति में हम फिर करेंगे इसको छेद। और इंग्लिश में यदि आपको लिखना है तो वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर P laying outside of the circle and two tangent PQ and RP ये on the circle from P
वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर पी, कि हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना है। चलिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमने वही जो कंस्ट्रक्ट किया है ये हम लिख देंगे। फॉर दिस वी ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। इसको सिद्ध करने के लिए हमने 3 चीज़ों को मिलाया है, पहला ओ पी, ओ क्यू और आर। तो हम लिखेंगे इसको, इस सिद्ध करने के लिए हमने क्या क्या किया, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर को मिलाया, तब क्या हो जाएगा, देन एंगल ओ क्यू पी, कौन सा, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी आर राइट एंगल। ये दोनों एंगल जो है यहाँ पे बनने वाले राइट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज दीज आर एंगल्स बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, क्योंकि ये जो एंगल हैं ये एंगल इसकी त्रिज्या और इनकी स्पर्श रेखाओं के बीच के एंगल है। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाले एंगल राइट एंगल होते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर को मिलाया है, तब जो एंगल बन जाएगा, एंगल कौन सा, ओ क्यू पी और ओ आर पी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ये समकोण हो जाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाले कोण हैं। यही सब चीज़ें हम यहाँ पर पॉइंट्स पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो थ्योरम है हमारी, उसके अकॉर्डिंग ये एंगल 90 डिग्री के होंगे, और 90 डिग्री के एंगल हैं तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे लंब हो जाएंगे। अब हम देख लेंगे दोनों ट्राइंगल जो है हमारे, एक ट्राइंगल ये ऊपर बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओ आर इक्वल हो जाएगा ओ क्यू, क्यों, रेडियस, ठीक है। दूसरा ओ पी जो है ओ पी के इक्वल हो जाएगा, क्यों, कॉमन। और तीसरा जो एंगल है ओ क्यू पी इक्वल हो जाएगा ओ आर पी, क्यों, 90 डिग्री के एंगल। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो जाएंगे तो पी क्यू इक्वल टू पी आर आ जाएगा बाई सी पी सी टी से, ठीक है। तो बस यही आपको प्रूफ करना है। ये देखिए, ओ आर इजिकल टू ओ क्यू, इसका रीज़न क्या है, सर्कल की त्रिज्याएं। ओ पी इजिकल टू ओ पी, उभयनिष्ठ भुजा। फिर आप लिख लेंगे यहाँ पे एंगल का नाम, एक एंगल का नाम आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ओ क्यू पी इजिकल टू एंगल ओ आर पी, ठीक है। तो आर एच एस से ये अपना प्रूफ हो गया। तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए तो सी पी सी टी से पी क्यू इजिकल टू पी आर, जो कि हमारी क्या है, टेंजेंट है, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गई हमारी। चलिए डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो गया अपना सर्कल का सेंटर, ठीक है, ये ओ सेंटर हो गया जिसमें हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक बड़ा सर्कल बनाया, और उसी सेंटर से हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्कल बनाया। तो उसने ये बोला है कि जो बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी वो छोटे सर्कल को एक बिंदु पर काटेगी। मतलब जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है या बड़े सर्कल की जो जीवा है वो छोटे सर्कल की टेंजेंट है, मतलब छोटे सर्कल की क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, आपको इस टेंजेंट की मेज़र आपको या इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो हमको क्या करना है, हमको जो चीज़ें दी हुई है वो हम लिख लेंगे कि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और ओ पी पहले वृत्त की त्रिज्या है और ओ ए दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, जिनकी लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसके लिए हमने ओ पी को मिलाया है। ए बी जो है वो बड़े सर्कल की जीवा है, जो पहले छोटे सर्कल को, मतलब ए बी जो है बड़े सर्कल की जीवा है जो छोटे सर्कल को पी बिंदु पे छूती है, या फिर दूसरे छोटे सर्कल की ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा OP है उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो OP को हमने ज्वाइन किया तो हमें OP की मेज़र पता है कि कितनी है, 3। क्यों, क्योंकि OP जो है वो छोटे वृत्त की या छोटे सर्कल की क्या है, रेडियस है, और OA की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि ये क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है। अब हमको निकालनी है AP। जैसे ही हम AP की वैल्यू निकाल लेंगे, AP को हम डबल कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, AB की वैल्यू मिल जाएगी।
तो किस तरीके से निकालेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोथेन्यूस का स्क्वायर मतलब AP का OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। इट मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो दिया जाएगा 25 माइनस 9 AP का स्क्वायर। फिर AP की वैल्यू जब हमें मिलेगी तो हम इसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ये देखिए हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA की वैल्यू है हमारे पास में 5 स्क्वायर, OP की वैल्यू है 3 स्क्वायर और AP की वैल्यू है आपको निकालनी। ठीक है, तो अब यह 9 उधर चले जाएगा तो क्या जाएगा 25 माइनस 9। तो AP स्क्वायर इक्वल टू 16, AP इज इक्वल टू रूट 16, AP इज इक्वल टू 4। अब AB निकालना है तो 2 कर देंगे AP का मल्टीप्लाई। तो AP की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितना मिल गया, AB की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी में मिनट की सुई लगी हुई है, उसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये कवर करती है वो निकालना है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। क्या मिनट हैंड की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ऑफ 5 मिनट। तो मिनट हैंड में 5 मिनट में जो है कितना एरिया स्वेप्ट किया ये हमें निकालना है। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। चलिए तो जो हमारी जो क्लॉक होती है वो पूरा की पूरा 360 डिग्री का कवर करती है, 360 डिग्री कवर करती है। तो हमें 5 मिनट्स के लिए निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो हमारी मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना कवर करती है। तो 1 मिनट में क्या कर देंगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो क्या आ जाएगा 360/60, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। वैसे रेडियस तो हमें दिया हुआ है कि मिनट हैंड की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या करना है, अब इसका एरिया जो है वो निकालना है। तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो रचित क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देंगे। 30/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 14। तो 14 मल्टीप्लाई 14, ये 7 से 14 कट हो जाएगा और ये 30 से 360 कट हो जाएगा और ये 7 से 14 ये 11 टाइम कट हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो स्वैप्ट किया किसने, मिनट हैंड ने। चलिए इसके और में क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इसके और में दिया हुआ है क्वेश्चन, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। आकृति अनुसार वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमारा वर्ग है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का, इसने इंग्लिश में भी देख लें, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। फाइंड द एरिया ऑफ रिमाइनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो सर्कल है ये 4 सेंटीमीटर रेडियस साइड का है, ठीक है। और ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 कॉर्नर हैं, ये एक सर्कल ये 4 कॉर्नर है जिसकी रेडियस कितनी है, इनकी रेडियस है 1। अब जब इन 4 कॉर्नर को अपन मिला देंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, कितनी रेडियस का, 1 रेडियस का। और बोल रहा है कि बीच में भी एक सर्कल बनाया है जिसका डायामीटर कितना है 2 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1, मतलब जितना ये जो 4 क्वाड्रेंट मिला के जो एरिया बनेगा वही एरिया इस सर्कल का भी रहेगा। तो हमको क्या करना है, ये जो रिमाइनिंग पार्ट है इनको छोड़ के जो पार्ट है उनको निकालना है। मतलब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया भी और इस सर्कल का एरिया भी हमें माइनस करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या कर देंगे, हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे। फिर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा ये। फिर इस सेंटर वाले सर्कल का भी एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि
किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। 4 × 4 तो 16 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम यहाँ पे निकालेंगे। तो एक सर्कल का एरिया हम निकालेंगे तो 22/7 × 1 का स्क्वायर, 1 रेडियस है तो 22/7 हमारा एक सर्कल का एरिया आ जाएगा। यदि हम माने तो ये दोनों सर्कल जो हैं वो सेम मेज़र के हैं, तो हमने जब एक का निकाल लिया तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोनों सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ टोटल या 2 सर्कल, 2 सर्कल का एरिया। तो यह आ जाएगा अपना 44/7। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर का एरिया है उसमें से इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों के एरिया को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रिमाइनिंग पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। एरिया ऑफ रिमाइनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 16 आया है और एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 44/7। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा। 16 पे 7 का मल्टीप्लिकेशन 112 माइनस 44, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर हमारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरण बनाना है और इसको सॉल्व करना है। पहला दिया है हमें इक्वेशन 4/x प्लस 3y = 14 एंड 3/x माइनस 4y = 23। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे 1/x जो है उसको हम मान लेंगे u, लेट 1/x = u, और y को मान लिया हमने v। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन जो है वो किस में आ जाएगी, रैखिक युग्म में आ जाएगी, लाइनर इक्वेशन पे आ जाएगी। तो 4u प्लस 3v = 14 इक्वेशन फर्स्ट, वैसे ही 3u माइनस 4v = 23 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन से किया है, आप दूसरी भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड u की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, u की। तो ये 4v इधर प्लस में आ गया और 3 जो है वो अपॉन पे चले गया। तो ये u की वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट पे। तो u की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे या रख देंगे कहाँ पे, फर्स्ट पे। तो u मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई u, तो 4 ये है और हमने u की वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 3v = 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का अंदर, 4 का 23 में मल्टीप्लिकेशन 92। ठीक है, 4 4 जा 16v प्लस 3v = 14। तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 9v हो जाएगा, ये v वाले प्लस हो जाएंगे। तो 19v और 16v और 9v कितना जाएगा, 25v अपॉन 92, और ये 3 उधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा 14 के, तो ये आ जाएगा 42। 25v = माइनस 42 माइनस 92। ठीक है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये जाएगा -50, 25 अपॉन में जाके -2 आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने v क्या माना था, y माना था, इट मीन्स ये हमको किसकी वैल्यू मिली है, y की। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन पे पुट कर देंगे या u की वैल्यू पे पुट कर देंगे। तो u की वैल्यू पे जब आप इसे पुट करेंगे तो आपको मिलेगी 23 + 4v अपॉन 3, 23 + 4 × -2/3। तो यहाँ से आपको u की वैल्यू मिल गई 5, और u को माना था हमने 1/x = u माना था। तो 1/x = u, तो x = 1/u, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, और y को माना था v के इक्वल, तो हमारे y की वैल्यू कितनी जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और में हमें क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग
9 है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, और इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, मतलब इकाई को दहाई बनाने पे और दहाई को इकाई बनाने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। इंग्लिश में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट नंबर्स का सम कितना है? 9 है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ऑर्डर को बदलने पे क्या हो जाता है? वो 2 टाइम्स हो जाता है। आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। चलिए तो मान लेते हैं, माना कि 10th डिजिट भी x, माना कि दहाई का अंक कितना है? x है, और 1st डिजिट भी y, माना कि इकाई का अंक क्या है? y है। तो दोनों अंकों का योग, इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना दिया है? 9 दिया है। इकाई प्लस दहाई मतलब कि 1s प्लस 10s दोनों का सम 9 है, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर का हमारा फॉर्मूला होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो इसी फार्मूले से हमको 10x प्लस y मिल गया। अब उसने बोला है कि नंबर के क्रम को बदलने पर, मतलब कि यहाँ पे y और यहाँ पे x आने पे जो नई संख्या बनती है वो पुरानी संख्या के 9 टाइम का 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, 2 टाइम्स हो जाता है पलटने पे, जो है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। बस, तो 9 × 10x प्लस y इज इक्वल टू 2 × 10y प्लस x, तो यह जाएगा 90x प्लस 9y, 20y प्लस 2x। x वाले आप सारी इक्वेशन को एक साइड पे लेकर चलें, 90x माइनस 2x, 9y माइनस 20y, तो 90x माइनस 2x 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 11 कॉमन निकल गया, 8x माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। चलिए, ये आ गया हमारा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई। ठीक है, और पहली इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 से यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 9 माइनस वाई, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन मिली है सेकेंड उस पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन पे पुट कर दिया वैल्यू, तो 8 9 जा 72 और 8y माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 72 माइनस 9y इज इक्वल टू 0, सो 9y इज इक्वल टू 72, सो y इज इक्वल टू 72/9 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ हमें y की वैल्यू 8 मिल गई। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर आपके x की वैल्यू निकालने के लिए 9 माइनस वाई पे पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमने 8 पुट किया, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा? x हमारा दहाई का अंक था और y हमारा इकाई का अंक था, तो हमें क्या आ जाएगी? 18 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। चलिए देखते हैं कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है? शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और नीचे क्या है? एक अर्धगोला है। ठीक है, उसके ऊपर शंकु लगा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। पूरा खिलौना जो है वो 15.5 सेंटीमीटर का। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलिए देखते हैं, हमारा खिलौना कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ऊपर से शंकु के शेप का है, जिसकी रेडियस 3.5 है, और इसके नीचे बना है एक हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है? सेम है, और पूरा जो खिलौना है उसकी हाइट है 15.5। तो ये हाइट तो आपकी यहाँ पे 3.5 इधर निकल जाएगा, ठीक है, रेडियस के फॉर्म पे, और जो बाकी का बचेगा ये, तो वो हो जाएगी किसकी हाइट? कोन की हाइट। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15.5 में से 3.5 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये 12 सेंटीमीटर की हाइट आपके पास में कोन की मिल जाएगी। तो आपको लिखना है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड कोन, दोनों की, अर्धगोले की और कोन की, यानी कि
शंकु की, दोनों की त्रिज्याएं कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन मतलब कि शंकु की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे 15.5 माइनस 3.5 इजिकल टू 12 करके। अब हमको निकालना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए एल की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको निकालना पड़ेगी इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब कि स्लैंट हाइट, और उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 प्लस 144 जो आ जाएगा 156.25, जिसको आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो इस डिवीज़न मेथड से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी 12.25। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आपको वैल्यू कैसे मिलती है, इसकी वैल्यू आपको इस तरीके से 12.5 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें L की वैल्यू 12.5 मिल गई। अब हम इसे पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल पूरा जो खिलौना है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। अब खिलौने पे दो चीज़ों का सरफेस एरिया लगेगा, कोन का भी और हेमिस्फेयर का भी। तो हम टॉय का टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालेंगे तो लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो फॉर्मूले होते हैं इसके पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बस अब इसमें हमें क्या करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले हम पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा एल प्लस 2r, पाई की वैल्यू 22/7, एल आर की वैल्यू 3.5 और एल की वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। तो इस तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 7 से कैंसिल कर देंगे 3.5 को, तो यह आ जाएगा 0.5 जिसका 11 पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, और यहाँ अंदर आ जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 तो ये 19.5, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे खिलौने का क्या आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, मतलब हमको पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है। आ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जैसे अभी हमने टॉय बनाया उसी तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और उसकी हाइट जो है उसकी रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो पाई के टर्म पे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन, तो रेडियस कोन की और हेमिस्फीयर की दोनों की 1 सेंटीमीटर है। हाइट हेमिस्फीयर की जितनी उसकी रेडियस होगी वही हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें इनका क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसका किसका लगेगा हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन है 1/3 और पाई और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 2r प्लस एच। तो हमने रख दिया 1/3, पाई की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करनी क्योंकि पाई के टर्म में हमें फाइंड करना है। आर की वैल्यू है 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 1/3 पाई 1 प्लस इंटू 3, मतलब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 3 से 3 कैंसिल होने पे आपको इसका वॉल्यूम कितना मिल जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, दिए हुए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें माध्यक, ठीक है माध्यक ज्ञात करना है, मतलब कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन फाइंड करनी है। इसके लिए आपको क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल 0 to 10, 5 बारंबारता मतलब कि फ्रीक्वेंसी 5, 10 to 28, 20 to 30 20, 30 to 40 15, 40 to 57, 50 to 65 एंड टोटल है इसका 60। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इसके लिए टेबल बनानी है और टेबल बना के इसका हमें मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हम अपनी टेबल तैयार कर लेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल का, दूसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी का और तीसरा रहेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता का। तो पहला था हमारा वर्ग अंतराल 0 to 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसकी हो जाएगी 5,
ठीक है। दूसरा था हमारा 10 to 20, इसका आ जाएगा 8, ठीक है, जो हो जाएगा 5 + 8 13। तीसरा 20 to 30 कितना है 20, इसमें 20 + 13 33 हो जाएगा। 30 to 40 फ्रीक्वेंसी थी 15, 13 + 15 48 हो जाएगा। फिर फोर्थ है हमारा 40 to 50 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7, 48 + 7 55 हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 50 to 60 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 55 + 5 हो जाएगा 60। तो n अपना आ गया 60। अब हम देखेंगे कि n/2 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो n/2 = 60/2 मतलब कि 30। तो 30 देखेंगे हम कि किस क्लास इंटरवल पे आएगा। तो 30 हमारा आएगा इस क्लास इंटरवल के ऊपर। तो हमारा ये जो है ये क्लास इंटरवल चूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास इंटरवल चूज़ हो गया। तो इसके लिए हमें जब हम मीडियन निकालते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन = L + n/2 - CF/F × H। तो ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये होती है फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल को हमने चूज़ किया है। H होता है उनका क्लास इंटरवल, मतलब कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, और L होती है लोअर लिमिट। तो इससे हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन पे हमको क्या क्या मिलेगा। L मिल जाएगा हमें 20, ठीक है। F की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 20 क्योंकि इसी को हमने चूज़ किया है, और CF जो है मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 13, और H इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख कर इन्हें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L = 20, F = 20, CF = 13 और H = 10। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। L की जगह पे 20, n/2 की वैल्यू हमें 30 मिली थी, 30 - CF 13/20 × H। ये 0 से 0 कैंसिल, 30 - 13, तो ये 30 - 13 हो जाएगा 17, ठीक है। और 20 + 17/2 हो जाएगा। जहाँ पे हम LCM लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 + 17/2 मतलब कि हो जाएगा 40 + 17/2। 40 + 17 हो जाएगा आपका 57। 57/2 को जब आप कट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 28.5। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28.5 मीडियन। चलिए देखते हैं कि इसके और में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है। इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मॉड। A survey conducted on 20 households in a locating by a group of students resulted in the following frequency table for the number of the family। चलिए इसके लिए हमको क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए मॉड के लिए हमारी टेबल बन जाएगी, पहली फैमिली साइज़ मतलब परिवार का माप, और दूसरा नंबर ऑफ फैमिलीज़ मतलब परिवारों की संख्या। तो ये दिया था 1 to 3, इसकी फ्रिक्वेंसी 7, 3 to 5 8, 5 to 7 2, 7 to 9 2 एंड 9 to 11 1। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मॉड के लिए कहते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उस क्लास इंटरवल को हम चूज़ कर लेते हैं। तो 8 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो हमारा क्लास इंटरवल 3 to 5। इसमें L की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, F1 की वैल्यू हो जाएगी 8, F0 की वैल्यू हो जाएगी 7 और F2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फॉर्मूले पे लगेगी। मॉड का फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 × H। ये है अपना बहुलक का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L की वैल्यू हमारी 3, ठीक है, और F1 - F0 मतलब कि 8 - 7, और है 2 × 8 मतलब 2 F1 की वैल्यू -7 - 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना था, 9 और 11 के बीच में कितना है, 2 है। तो यहाँ पे इंटरवल कितना आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। तो 3 + 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 16 और ये हो जाएगा -9, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7 × 2। तो ये आ जाएगा 3 + 2/7, 7 3 जा 21 + 2/7, तो 23/7, जिसे कट करने पे कितनी मिल जाएगी इसकी वैल्यू 3.28। तो यहाँ पे हमारी बहुलक की वैल्यू कितनी आ गई, 3.28 बहुलक की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पूरे 23 क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। थैंक यू।